हेलो बच्चों। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक, देखिए वैसे तो टीचर्स थर्मोडायनेमिक्स को पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ाना पहले। कारण क्या है कि काइनेटिक थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक, वहाँ हम सीखते हैं, कुछ चीज़ें याद भी कर लेते हैं। उससे अच्छा है कि पहले हम सीख लें काइनेटिक थ्योरी में। ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ें तो एक अच्छा ब्रिज क्रिएट होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। ठीक, और चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक, और काइनेटिक थ्योरी बहुत अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन भी करता है। काफ़ी सारे जो इसके माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उनको हम अगर प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम काइनेटिक थ्योरी की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखो ये बनी कैसे, किस तरीके से इसकी कहानी स्टार्ट हुई, वो सारी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि देखो इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी के बनने से पहले गैस लॉज आए थे। ठीक है, गैस लॉज जैसे चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, आप लोगों ने थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ी है तो थोड़ा आपको अंदाजा होगा। ठीक है, काफ़ी सारे गैस लॉज हैं, एवोगाड्रोस लॉज है, इक्वेशन ऑफ स्टेट बताते हैं। ये सारे के सारे गैस लॉज पहले बताए, मतलब काइनेटिक थ्योरी से पहले आए थे। काइनेटिक थ्योरी इनके बाद में बनी हुई थी। ठीक, लेकिन काइनेटिक थ्योरी जब बनी तो काइनेटिक थ्योरी ने इन सारे के सारे गैस लॉज को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया और सब पर एकदम परफेक्ट तरीके से वैलिड हो गई। ठीक है, इसलिए काइनेटिक थ्योरी, देखो गैस लॉज हम पढ़ेंगे पहले पुराने तरीके से भी पढ़ेंगे, और फिर काइनेटिक थ्योरी ने उनको किस तरीके से समझाया हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन काइनेटिक थ्योरी का हम ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन, या फिर थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखो काफी समय से पार्टिकल्स का मोशन और हीट पर लोगों के बीच में चर्चा चल रही थी। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है, लगभग लगभग आप समझ लो अ, आज से 500-600 साल पहले की बात है। ठीक है, 1200-1300 की बात है कि लोग ये चीज़ समझ चुके थे कि हीट पार्टिकल्स या फिर हीट की वजह से किसी भी मैटर में मोशन आता है। ठीक, लेकिन ये लोग समझा नहीं पा रहे थे दूसरों को, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लोगों को खुद प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा था कि हीट ही मोशन की वजह है या फिर मोशन हीट की वजह है। ठीक है, इसी सीरीज में लगभग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 17th सेंचुरी की बात करते हैं। 1620 1620 में एक साइंटिस्ट हुए, अ, अंग्रेजी साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, बैकन। बैकन साहब ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि हीट से पार्टिकल्स के मोशन का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट को बॉयल साहब ने, जो बॉयल्स लॉ पढ़ते वही बॉयल साहब, ठीक है, 1675 में इसी स्टेटमेंट को थोड़ा बॉयल साहब ने सीरियसली लिया, और बॉयल साहब ने बताया कि जो भी मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे स्मेल है, ठीक है, आपका डिफ्यूजन है, ठीक, और आपका इलास्टिसिटी है, ये सारे के सारे मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी मोशन की वजह से आते हैं। ठीक है, स्मेल भी आपको क्यों लगती है कि मम्मी ने तड़का लगाया दाल में किचन में और आपके पास तक स्मेल आ गई। ठीक है, तो पार्टिकल्स के मोशन होता है, इस वजह से आपको स्मेल लगती है। ठीक है, स्मेल पता चलता है स्मेल के बारे में। ठीक है, ऐसी इलास्टिसिटी। तो बॉयल साहब ने थोड़ा सा सपोर्ट किया बेकन साहब को। ठीक, और इसमें जो सबसे ज्यादा एकदम स्ट्रेट स्टेटमेंट दिया वो दिया रॉबर्ट हुक साहब ने। 1681 में रॉबर्ट हुक साहब ने बोला डायरेक्ट, सीधा सीधा, कि पार्टिकल्स के मोशन का डायरेक्ट रिलेशन है हीट से। मतलब अगर हम किसी भी गैस की चर्चा कर लेते हैं, किसी भी कंटेनर में अगर कोई गैस है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स का मोशन अपने आप बढ़ जाएगा, वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट उन्होंने एक सीधा सीधा सा सिंपल स्टेटमेंट दे दिया कि भाई साहब ऐसी बात है कि हीट से पार्टिकल्स के मोशन का डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधी सीधी सी बात है। ठीक, इसी सिलसिले में जॉन लॉक साहब ने भी सेम 1720s के आसपास जॉन लॉक साहब ने भी सेम स्टेटमेंट दिया। ठीक है, जो मेन, मैं ये बोल सकता हूँ, जो मॉडर्न काइनेटिक थ्योरी है हमारी, उसकी जो नींव रखने का काम किया, उसका हल्का फुल्का जो बेसिक बताने का काम किया, वो किया आपके बर्नौलीज साहब। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है। ठीक है, बर्नौलीज साहब ने अपनी एक बुक को पब्लिश किया, हाइड्रोडायनेमिका। ठीक है, उसमें काइनेटिक थ्योरी के कुछ कुछ बेसिक्स बताई
ठीक है, काफ़ी सारे बेसिक्स बताए कि पार्टिकल्स अगर मोशन में हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। कंटेनर के अंदर अगर पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स हैं, वो भाग रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कंटेनर की वॉल्स पर। ठीक है, ये चीज़ बताई। पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करते हैं। ठीक है, देखो काफ़ी सारी चीज़ें थी उस टाइम पर, एटम की कोई रिसर्च नहीं हुई थी। एटम की 1803 में रिसर्च हुई है, और ये बात चल रही है 1738 की। ठीक है, 1738, 1738 की बात चल रही है। उस टाइम पर बर्नौली साहब ने ये सब कहानी बताई। उस टाइम पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं आया था, तो लोगों को पचाना ये बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अगर कोलाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आइडियल, बर्नौली साहब ने गैस को कैसा मान रखा था, आइडियल। ठीक है, उनका उनका दिमाग कुछ और ही काम कर रहा था, और लोग कुछ और ही सोच रहे थे। अगर उस टाइम पर एनर्जी कंजर्वेशन आया होता तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती। उस टाइम पर लोगों ने ये चीज़ पचा नहीं पाई। अच्छा, ठीक है, इसी सीरीज में बहुत सारे और साइंटिस्ट आए। अब जो मेन मेन काइनेटिक थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया, देखो बेसिक हल्का फुल्का किसने दे दिया था, आपके बर्नौली साहब ने। 1857 1856 सॉरी 1856 में अगस्ट क्रोनिन साहब आए, और उन्होंने गैस के ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात की कि कंटेनर के अंदर गैस है। ठीक है, तो वो किस टाइप का मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। ठीक, फिर बाद में 1857 में, जस्ट एक साल बाद, क्लासियस, ठीक है, इनका स्टेटमेंट बहुत प्यारा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। ठीक है, इन्होंने थोड़ी चर्चा की, और इन्होंने बताया कि गैस के पास केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है। ठीक है, सीधा नहीं चलता है, सीधी रेखा में गति नहीं करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करता है, साथ में वो रोटेशनल भी करता है। गैस के मॉलिक्यूल्स घूमते भी हैं, इस तरीके से घूमते भी हैं, और वाइब्रेट भी करते हैं। ठीक है, तीनों तरीके का मोशन कंबाइन होकर होता है। ट्रांसलेशन भी होगा, ठीक है, साथ में ट्रांस, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, वाइब्रेशन, और घूम भी रहे हैं, मतलब ये घूम भी रहा है, ये हिल भी रहा है, और आगे भी जा रहा है। तीनों टाइप के मोशन करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इस मोशन को कंसीडर करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन को हाई टेम्परेचर पर कंसीडर करते हैं, बट ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो हम नॉर्मली कंसीडर करके चलते हैं। अभी आगे सब आप जानोगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब 1857 में ये क्लैसियस साहब ने बोल दिया। उसके बाद इसको जो पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया काइनेटिक थ्योरी का, वो किया मैक्सवेल साहब ने। ठीक है, मैक्सवेल और वोल्ट्जमैन दो साइंटिस्ट हैं, और इन दोनों ने काइनेटिक थ्योरी पर बहुत बहुत रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हमें। ठीक है, तो मेनली आज जो भी हम पढ़ते हैं, ये इतने सालों की रिसर्च चली आ रही है। ठीक है, उसी के बारे में मैंने थोड़ा आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश की कि क्या क्या कहानी, किस किस तरीके से कहानी बनी। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो जो काइनेटिक थ्योरी आप पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी क्या मतलब है कि गैसेस का एक मोशन होता है। ठीक है, उस मोशन के कारण, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन होता है, उस मोशन के कारण बहुत सारे पैरामीटर्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल अगर चल रहा है, ठीक है, उसका मोशन हो रहा है कंटेनर के अंदर, तो बहुत सारे पैरामीटर इफेक्ट होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। ठीक है, ये सारे के सारे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर हैं जो हम थर्मोडायनेमिक में प्रॉपर तरीके से देखते हैं। ठीक, अगर मैं पर्टिकुलर एक पार्टिकल के मोशन को देखूं, ठीक है, एक पार्टिकल के मोशन को देखूं, और उसके मोशन को मैं ऑब्जर्व करूं प्रॉपर तरीके से, उसके टेम्परेचर को ऑब्जर्व करूं, वो कितना प्रेशर लगा सकता है उसको ऑब्जर्व करूं, तो मैं एक एवरेज आइडिया लगा सकता हूं कि अगर गैस के इतने सारे जो पार्टिकल्स हैं उनका इकट्ठा जो मोशन हो रहा है वो कितना प्रेशर लगा सकता है, या फिर वो कितना टेम्परेचर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, या फिर उसके पास कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सीधी सीधी सी बात है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सारी की सारी पार्टिकल्स की। ठीक है, सिंगल पार्टिकल की हम कंटेनर के अंदर घुस कर बात करेंगे। ठीक, कंटेनर के अंदर घुस जाएंगे, बैठ जाएंगे, और एक एक पार्टिकल्स को नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये पार्टिकल कर क्या रहा है। ठीक, और थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे एक एवरेज, हम माइक्रो बाहर से देख रहे हैं कंटेनर की, अच्छा एक पार्टिकल ने जो उस कंटेनर के अंदर मोशन किया था, अब बहुत सारे पार्टिकल्स का मोशन, जब कलेक्टिव मोशन हुआ उस कंटेनर के अंदर, तो बाहर हमने देखा कि अच्छा उस कंटेनर के ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है वो कितना ऊपर गया, कितना हमने उससे वर्क ले लिया। ठीक है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कितना वर्क हो गया, कितनी उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप है काइनेटिक थ्योरी का थर्मोडायनेमिक्स से, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स का मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। ठीक है, वो हम यहाँ समझेंगे प्रॉपर तरीके से। फिलहाल तो हम जो सबसे
कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं काइनेटिक थ्योरी की, ठीक है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रेशर के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ठीक, बस यूनिट कन्वर्जन के लिए मैंने ये लिख रखा है आपको कि 1 atm किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इसी को बोल देते हैं हम 760 टॉर। ठीक, ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? देखो, जब भी हम गैसेस की बात करेंगे तो मान लेते हैं एक हमारे पास कंटेनर है, वॉल्यूम को थोड़ा सा ये दिमाग में डालना, एक कंटेनर है, ये 10 लीटर का है, और इसमें हमने कुछ गैस डाल दी, कुछ गैस, कुछ गैस, कुछ गैस हमने डाल दी। कंटेनर का वॉल्यूम क्या है? 10 लीटर। हमने कुछ गैस डाल दी, हमें नहीं पता गैस कितनी हमने डाली इसके अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस डाल दी हमने, मान लो इसके अंदर हाइड्रोजन H2 गैस है, उसके पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पड़ी हुई है। अब हमें क्या पता, देखो हमने तो कुछ गैस डाली थी, हमें तो पता नहीं था वॉल्यूम क्या है गैस का जो हमने इसके अंदर डाला है, लेकिन हम जो वॉल्यूम लेकर चलेंगे इस चैप्टर में या फिर थर्मोडायनेमिक्स में, हम वही वॉल्यूम लेके चलेंगे जो कंटेनर का वॉल्यूम है। मतलब अब इस गैस का वॉल्यूम क्या हो चुका है? जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। ठीक, तो आप याद रखना, अगर कभी भी वॉल्यूम की बात हो तो हम हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। उसमें आप कुछ भी कितनी भी गैस डालते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। हम वॉल्यूम हमेशा वही मानेंगे जो कंटेनर का वॉल्यूम है। थोड़ा सा कन्वर्जन देखिए, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और जब भी वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में लेंगे। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के, ठीक। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? देखो, टेम्परेचर सीधा सीधा सा एक आप सिंपल से समझिए, जब तक आप काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और जब तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो टेम्परेचर सीधा सीधा रिलेट करेगा काइनेटिक एनर्जी से, और इसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चाहे इंटरनल एनर्जी बोल दो चाहे काइनेटिक एनर्जी बोल दो, बात एक ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब सीधी सी बात है, टेम्परेचर जस्ट एक रैंडम मोशन गैस का बता रहा है कि कितना होगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लो, क्या बोल रहा है? टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी, भाई मैंने आपको बोला अभी, और रैंडम मोशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्टिव कंटेनर्स, ठीक है। कंटेनर स्पेलिंग CONTAINER, कंटेनर, ठीक। अच्छा, नोट, नोट क्या है कि एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन पर सारी की सारी गैस सुपर कंडेंस स्टेट में पहुंच जाती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सुपर कंडेंस स्टेट में पहुंचने के बाद भी कुछ ना कुछ मोशन दिखाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी 100% 0 नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, मरकरी, ठीक है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो एब्सोलूट 0 टेम्परेचर पर भी, सुपर कंडेंस स्टेट में भी, उसके पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वाइब्रेशन रहता है, ठीक है। वैसे अभी तक हम मान के ये चलेंगे कि पार्टिकल्स जब सुपर कंडेंस स्टेट में पहुंच जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम एक ठेले वाले के पास गए, हमने कहा भाई 1 दर्जन केला दे दो हमको। 1 दर्जन केले का क्या मतलब हुआ? 12 केले, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 मोल का क्या मतलब हुआ, तो आप बोलोगे कि सर 1 मोल का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? 1 दर्जन में कितने? 12 केले। वैसे ही 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, आप याद रखना, ठीक। 1 मोल कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेसिक एजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, देखो पूरी काइनेटिक थ्योरी बस इन्हीं एजम्पशन पर चलती है, ठीक है। तो ये एजम्पशन समझने बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से समझो इन सारे के सारे एजम्पशंस को, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। पहला एजम्पशन क्या है बेटा? गैसियस मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल स्मूथ स्फेयर्स, ठीक है। स्मॉल स्मूथ रिज्ड, और लगा लो यहाँ पर रिज्ड। जो भी कंटेनर के अंदर, यहाँ कंटेनर बनाते हैं,
इस कंटेनर के अंदर जो भी गैसियस पार्टिकल्स हैं सारे के सारे कैसे हैं, बहुत छोटे, स्मूथ, चिकने और रिज्ड, ठोस, स्फेयर की तरीके से हैं। ठीक है, सारे के सारे पार्टिकल्स। दूसरा पॉइंट क्या है, molecules are continuously in random motion and they have different velocities and their velocities increases with temperature। molecules random motion कर रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर जा 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 रहा है। ठीक है, किसी उन्हें कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेलोसिटी बढ़ जाएंगे, रैंडम मोशन जुम 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 इस तरीके से, किधर भी कोई भी कहीं भी जा रहा है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल का जो साइज है, ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है, या फिर मैं ये बोल दूं कि मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि उनके साइज के कंपैरिजन में, या फिर उनका साइज उस डिस्टेंस से कंपेयर किया जाए तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट मतलब क्या है कि मान लो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हमने बोल दिया r। ठीक, और ये मॉलिक्यूल की जो डायमेंशन है, मॉलिक्यूल को अगर मैं जूम करके बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा एटम, ठीक है, और इसकी रेडियस r है। तो जो इस मॉलिक्यूल की रेडियस है ना r इज मच 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 लेस देन क्या है, स्मॉल r। ठीक, तो मॉलिक्यूल की डायमेंशन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, एज कंपेयर टू डायमेंशन, यही लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, ये कब वैलिड है, ऐसा कब होगा? ठीक, तो लिखा हुआ है दिस एजम्पशन इज होल्ड्स गुड इफ डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो। ये एजम्पशन तभी वैलिड है जब गैस की डेंसिटी क्या हो, बहुत कम हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रेशर को लो कर दो, टेम्परेचर को ज़्यादा कर दो। भाई टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं, ठीक है, और प्रेशर तो लो है ही, प्रेशर इतना हमने लगाया नहीं कि पार्टिकल्स पास आ जाए, तो बहुत दूर दूर भाग रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर गई। ठीक है, चौथा क्या है, ऑल द पार्टिकल्स मूव्स रैंडमली विदाउट गिविंग प्रेफरेंस टू एनी डायरेक्शन, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। सीधी सी बात है, वही ऊपर वाले पॉइंट में चर्चा हो रही थी कि सारे पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी कि हम इसी में जाएंगे। ठीक, वो एक ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऐसा जा रहा है, वो हो सकता है जो ऐसा जा रहा हो थोड़ी देर बाद ऐसा भी हो जाए कोलिजन होने के बाद। तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन को प्रेफरेंस दिए बिना कहीं भी जिगजैग मोशन हो रहा है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, देयर विल बी नो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओनली फोर्स विल बी ड्यूरिंग कोलिजन। कोई भी पार्टिकल्स के बीच में, इस कंटेनर के अंदर कोई भी पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं है। ठीक है, ये आप मान के चलेंगे, कोई भी रिपल्सन नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इन पार्टिकल्स के पास कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कोई भी नहीं है इन पार्टिकल्स के पास। ठीक है, कोई भी एनर्जी मत सोच लेना, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आपस में इंटरमॉलिकुलर कोई फोर्स नहीं है। ठीक, अच्छा, आखिरी अगला क्या है, ऑल द कोलिजन्स विल बी इलास्टिक। ठीक है, सारे के सारे कोलिजन इलास्टिक होंगे। पार्टिकल्स हमने कैसे माने हैं कि पार्टिकल स्मॉल स्मूथ रिज्ड स्फीयर है, वो आपस में टकराएंगे, कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे, और सारे के सारे कोलिजन कैसे होंगे, इलास्टिक होंगे। ठीक है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एनर्जी का लॉस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये एजप्शन आपका कब ट्रू होगा, क्या बोला गया है, दिस एजप्शन इज होल्ड गुड ओनली इफ टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। बहुत अच्छा पॉइंट है, इस चीज को समझो। अगर मैं ये कहूँ टेम्परेचर इस वॉल का, इस कंटेनर की इस वाली वॉल का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और गैस का टेम्परेचर अंदर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कंटेनर की वॉल ठंडी है, गैस के पार्टिकल ज़्यादा गर्म है, गैस का पार्टिकल गया कंटेनर की वॉल से जाके टकराया, अब कंटेनर की वॉल ठंडी थी, उसने पार्टिकल से कुछ एनर्जी निकाल ली। ठीक है, तो पार्टिकल की एनर्जी कम हो गई, पार्टिकल का टेम्परेचर मान लो ये गया, टकराया, और टकराने के बाद जब पार्टिकल वापस आया तो उसका टेम्परेचर कितना बचा, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पार्टिकल ने एनर्जी का लॉस कर दिया। ठीक है, तो जो टेम्परेचर गैस का है वही टेम्परेचर कंटेनर की वॉल का होना चाहिए, तभी कोलिजन इलास्टिक होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अगला कौन सा है, सातवां क्या बोल रहा है भाई, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी लार्ज एंड रिमेन्स कांस्टेंट। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो काइनेटिक थ्योरी जो भी है वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी गैस डाल दी कंटेनर के अंदर और हम उस पर देखने लगे, हाँ एवरेज पैरामीटर की बात करेंगे। ठीक है, मतलब
उसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ढेर सारे होने चाहिए, ढेर सारे, तभी काइनेटिक थ्योरी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं होगी। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, गैस नहीं कंटेनर, कोई बात नहीं। देखो जो इसके अंदर गैस है, अगर उसको मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, और उसको दबा के इकट्ठा कर लेता हूँ, तो उस गैस का वॉल्यूम एज कंपेयर टू कंटेनर का वॉल्यूम बहुत कम है। गैस का वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल मानेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इन सारे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के अगर एक जगह इकट्ठा कर दूँ तो ये इसी कोने में सब दब जाएंगे। ठीक, तो सोचो इतना वॉल्यूम गैस का और पूरा वॉल्यूम कंटेनर का, तो कंटेनर के वॉल्यूम में नेग्लिजिबल वॉल्यूम ही है गैस का। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, न्यूटन के नियम कानून यहाँ सारे के सारे लगेंगे, बस गैस के मॉलिक्यूल्स पर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे, ग्रेविटी नहीं लेंगे। शायद किसी पॉइंट में लिखा भी है, क्या मैं कहीं भूल गया हूँ? पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टेम्परेचर, हाँ, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। देखो ऑल द पार्टिकल्स मूव्स रैंडमली, हाँ ये पढ़ा था, ग्रेविटी नहीं लगेगी किसी भी पार्टिकल्स पर। ठीक, तो ये कुछ एजम्पशंस थे, ये अपने दिमाग में आप सेव कर लो, सारे के सारे एजम्पशन आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक, तो आगे जो हमारा अगला पड़ाव है वो है प्रेशर डेरिवेशन। मेन मुद्दा तो यही था कि पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स घूम रहे हैं तो हम उनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से कहाँ पहुंचना चाहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पर। मतलब एक एक पार्टिकल देखते हैं हम कितना फोर्स लगाता है, कितना प्रेशर क्रिएट करता है, फिर सारे पार्टिकल्स का देख लेंगे कितना फोर्स लगाता है, कितना प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, प्रेशर का एक अच्छा खासा डेरिवेशन आ जाएगा, और उस प्रेशर के डेरिवेशन के बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मेनली हम प्रेशर डेरिवेशन पर चलते हैं। देखो हमारे पास क्या है, कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हम ये वाला पार्टिकल लेते हैं, ये वाला। ठीक, एक पार्टिकल को हमने पकड़ लिया, मान लेते हैं इसकी कुछ u1 वेलोसिटी है, u1 वेलोसिटी से घूम रहा है, सारे पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, ux1, uy1, uz1। ठीक है, अगर u1 को मैं लिखूं तो u1 वेक्टर इक्वल्स टू ux1 आई कैप प्लस uy1 जे कैप प्लस uz1 के कैप। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ऐसे ही इसमें सारे पार्टिकल्स की अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो u वेलोसिटी होगी, और ये u क्या होगी, ux आई कैप प्लस uy जे कैप प्लस uz के कैप। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ये है पार्टिकल्स की। ठीक है, u क्या है, एवरेज वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स की। ठीक, और उन सारे पार्टिकल्स की x में ये है, y में ये है, z में ये है। एक छोटा सा जंक्शन हम लेके चलते हैं कि सारे पार्टिकल्स की जो x में वेलोसिटी है, जो y में वेलोसिटी है और जो z में वेलोसिटी है वो क्या होंगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी। ठीक, छोटा सा जंक्शन मान के चलते हैं, काम में आएगा हमारे। ठीक है, अगर मॉड ऑफ u निकालें तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा यू एक्स यू वाई यू जेड तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम इसको 3ux लिख सकते हैं, u वेक्टर को, मॉड ऑफ u, और यू स्क्वायर अपॉन 3 बराबर यू एक्स, यहाँ पर यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, ये तो यहाँ से एक रिलेशनशिप बना लिया, एक रिलेशनशिप यहाँ से भी देखो, अगर मैं लिखना चाहूँ मॉड ऑफ u1 बाई 3 तो क्या हो जाएगा, ux1 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से हमने निकाला। ठीक है, अच्छा ये हम यूज़ करेंगे इसलिए हमने लिखा है थोड़ा सा, अभी आप समझोगे कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक हमें क्या चाहिए कि पार्टिकल सारे मिलकर कंटेनर की वॉल पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ये कंटेनर जो हमने माना है इसकी लेंथ क्या है, L है, क्यूबिकल शेप में है, लेंथ विड्थ और हाइट सब कुछ क्या है, L L L। ठीक, पार्टिकल जा रहा है, ठीक है,
हमने क्या लिया, एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर कर रहे हैं केवल केवल, ठीक है। कंसीडर कंसीडर मोशन इन एक्स डायरेक्शन। केवल एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, केवल और केवल एक पार्टिकल की, अभी सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल जा रहा है टकरा के, कितना क्या मोमेंटम में चेंज होगा इसके। तो इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम क्यों निकाल रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए। अगर हमारे पास मोमेंटम आ गया इनिशियल और फाइनल, तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। चेंज इन मोमेंटम आ गया, और अगर हमें टाइम मिल गया तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हमारे पास फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। और अगर फोर्स आ गया तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, तो m मास इंटू वेलोसिटी ux1, ठीक। ध्यान देना, इस पार्टिकल का मास क्या है, m है। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, p फाइनल। देखो, पार्टिकल गया और फिर टकरा के वापस आया, माइनस यू एक्स वन। भाई वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, बट डायरेक्शन तो बदल जाएगी, इसलिए माइनस यू एक्स वन लिख दिया। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, माइनस यू एक्स वन, ठीक है। अच्छा, चेंज मोमेंटम क्या होगा, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, अगर आप करोगे तो माइनस टू एम यू एक्स वन आ जाएगा, ठीक है। अगर मॉड हम लेंगे इसका, केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो टू एम यू एक्स वन, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम निकला है एक पार्टिकल का। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा और वापस आया तो उसे टाइम कितना लगा। तो देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो आप। आपके पास डिस्टेंस है, एल गया, एल वापस आया, 2l चला, स्पीड कितनी थी, यू एक्स वन, तो टाइम निकल आएगा। तो टाइम टाइम टेकन फॉर वन कोलिजन, कितना टाइम लिया, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 2l, स्पीड कितनी है यू एक्स वन, ठीक। अब आप आराम से फोर्स भी निकाल सकते हो। फोर्स बराबर क्या आएगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा पी बेटा क्या है हमारे पास, टू एम यू एक्स वन अपॉन टू एल ओवर यू एक्स वन। अच्छा, टू से टू मर गया, यू एक्स वन ऊपर पहुंच गया, ठीक। थोड़ा सा यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। यू एक्स वन ऊपर पहुंच गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एम यू एक्स वन का स्क्वायर अपॉन एल। ये क्या आ गया आपके पास, फोर्स बाई वन पार्टिकल, ठीक है, फोर्स बाई वन पार्टिकल। ये आ गया फोर्स बाई वन पार्टिकल, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ढेर सारे पार्टिकल, भाई एन पार्टिकल्स है, ठीक है, अगर एन पार्टिकल्स फोर्स लगाएं तो हमारे पास फोर्स फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो नेट फोर्स एफ नेट बराबर फोर्स बाई वन पार्टिकल प्लस फोर्स बाई सेकेंड पार्टिकल प्लस फोर्स बाई थर्ड पार्टिकल प्लस फोर्स बाई एन पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स का फोर्स जोड़ दो। तो देखो, एम यू एक्स वन स्क्वायर बाई एल प्लस एम बाई एल यू एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज और कर लेते हैं, यू एक्स वन की जगह, देखो, यू एक्स वन की जगह यू वन बाई थ्री डाल सकते हैं, तो एम यू वन बाई थ्री, और इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अभी चेंज कर लें, बाद में हमें चेंज करना पड़ेगा, इससे अच्छा यहीं चेंज कर लें। ये क्या आएगा, एम थ्री एल, एम बाई थ्री एल यू वन का स्क्वायर प्लस एम बाई थ्री एल यू टू का स्क्वायर प्लस अप टू एम बाई थ्री एल यू एन का स्क्वायर, ठीक है। देखो, एम बाई थ्री एल सब में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक। यहाँ थोड़ा सा बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं।
मैं सोच रहा हूँ एक ही में बन जाए, मुझे आगे ना जाना पड़े। एफ नेट, एफ नेट जो आएगा बेटा, m/3l कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू un का स्क्वायर। ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझो। क्या चीज़ समझनी है, ज़रा ध्यान से देखो। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास एवरेज हमको निकालना, हमारे पास चार कुछ टर्म्स हैं, चार चार नंबर हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनका एवरेज निकालना, तो आप क्या करोगे, 2+3+5+7 और डिवाइड बाई 4, ये एवरेज आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक। एक होती है स्क्वायर मीन वैल्यू, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू स्क्वायर। ठीक। अगर मैं इस पर रूट लगा दूं तो ये क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है। अगर ये क्या आ गई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। ठीक। RMS वैल्यू, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है। तो RMS का स्क्वायर क्या आता है, नंबर का स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो जितने भी टोटल नंबर। ठीक। तो ऐसे ही यहां पर जरा आप ध्यान से देखिए, हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इसको n पार्टिकल से डिवाइड करूं, n पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत, n पार्टिकल से डिवाइड और n पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई n पार्टिकल्स। तो जरा ध्यान दो, ये वाली जो वैल्यू है वो कुछ RMS वैल्यू जैसी लग रही है, और किसी RMS वैल्यू, वेलोसिटी की RMS वैल्यू। तो हमारे पास नेट फोर्स आ गया है m/3l u RMS का स्क्वायर इंटू n, या फिर mn/3l u RMS का स्क्वायर। ये तो आ गया भाई साहब आपके पास नेट फोर्स। आपको क्या चाहिए था, प्रेशर। तो प्रेशर तो पता है आपको, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स आपके पास कितना है बेटा, mn/u RMS का स्क्वायर ओवर 3l। एरिया देखो क्या होगा, अगर कंटेनर की एक वॉल का एरिया लेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, l इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। ठीक। तो इंटू एल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, mn/3, l इंटू एल स्क्वायर, एल क्यूब हो गया तो ये वॉल्यूम बन गया, इंटू यू RMS का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास प्रेशर। ठीक। और ये आपका बन गया एक फॉर्मूला। ठीक है, आप इसको प्रॉपर तरीके से याद रखेंगे। ठीक। अब यहां से देखो, फॉर्मूला बनने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। ठीक। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूल का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल मास अपॉन 3v इंटू यू RMS का स्क्वायर। आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये प्रेशर के फॉर्मूले निकल आए। अब हम निकालेंगे कुछ फॉर्मूले जो हमारी RMS वेलोसिटी के होंगे। ठीक है, हमें उनसे भी बहुत सारा काम है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। तो RMS का देखो, सबसे पहले तो इस वाले फॉर्मूले से RMS का फॉर्मूला निकालते हैं भाई। मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो P इक्वल्स टू रो अपॉन 3 और यू RMS का स्क्वायर। अरे टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी तो हो गया। तो यू RMS इक्वल्स टू 3p/रो। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, RMS का फॉर्मूला। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला है यहां से, PV इंटू 3 बराबर m टोटल इंटू यू RMS का स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से उठाया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास। तो यू RMS बराबर क्या आ जाएगा, 3pv टोटल मास और इसका रूट। तो एक ये फॉर्मूला बन गया, बाद में मैं कर देता हूँ। और PV इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, NRT।
तो यू आर एम एस का एक और फॉर्मूला क्या आ गया, √NRT/m टोटल। ठीक, अगर मैं ब्रैकेट बनाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे ब्रैकेट बन जाएंगे यहीं पर। एक ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है, फॉर n मोल्स, ठीक है, फॉर n मोल्स। अगर आरएमएस वेलोसिटी चाहिए n मोल्स की तो ये दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो। ठीक, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए अगर आरएमएस आपको वेलोसिटी चाहिए तो यू आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, यू आर एम एस इक्वल्स टू √3 RT/टोटल मास। ठीक है, आप याद रखना ये m टोटल मोलर मास होगा, मोलर मास, ठीक, याद रखना इसको। ठीक है, ये तो 1 मोल के लिए हो गया। अगर आपसे पूछ ले क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल की बताओ यार एनर्जी क्या होगी, सॉरी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होगी, तो फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक, तो यू आर एम एस क्या होगा। ठीक है, देखो ये 1 मोल के लिए है, आप याद रखना ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ कुपचे में कहीं लिख देता हूँ। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवागाड्रोज नंबर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नीचे क्या है एवागाड्रोज नंबर, वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23, और ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई साहब, हमें एक मॉलिक्यूल की चाहिए एनर्जी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चाहिए, तो √3, यहां पर एक ही मोल तो है, तो एक को अगर मैं एवागाड्रोज नंबर से डिवाइड कर देता हूं RT/NA, तो मुझे टोटल मास को भी भाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना भाई, यहां पर भी तो मास ऑफ 1 मोल टोटल मॉलिक्यूल का मास है ना, उसको भी तो आप एवागाड्रोज नंबर से डिवाइड करोगे ना, तभी तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकल के आएगा ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 R/NA, ये हो जाता है KT/m। ठीक है, याद रखना R/NA होता है K, और इसी को बोलते हैं वोल्ट्समैन कांस्टेंट। K इक्वल्स टू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, इसकी वैल्यू याद रखना, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल के लिए भी निकल आया है आरएमएस वेलोसिटी, ये यू आरएमएस है, डब्बा बना देता हूँ, आप याद रखें इसको, ये भी डब्बा बना देता हूँ, ये भी आप याद रखें। ठीक, तो काफ़ी सारे फॉर्मूले आ गए आपके आरएमएस वेलोसिटी के, देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 तो फॉर्मूले यहीं आ गए आरएमएस वेलोसिटी का, एक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अच्छा, एक रिलेशनशिप थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी का भी देख लेते हैं, जरूरी है वो भी जरा देखो। हमारे पास सेम कंटेनर है, ठीक है, वही कंटेनर है, कंटेनर नहीं बदला है, और उसके अंदर पार्टिकल्स भी नहीं बदले हैं, वही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, क्या है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो बेटा जी कैसे लिखूंगा, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस एन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल। भाई कंटेनर के अंदर तो ढेर सारे पार्टिकल थे ना, एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैंने जोड़ दी तो हमको सारी काइनेटिक एनर्जी मिल गई जो कंटेनर के अंदर है। ठीक, तो पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ½ m u1² प्लस दूसरे पार्टिकल की ½ m u2² प्लस nth पार्टिकल की क्या होगी, ½ m u n²। ठीक है, इसमें से बेटा जी आप ½ m कॉमन ले सकते हो, और u1² प्लस u2² प्लस अप टू un का क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है, देखो फिर से वही कहानी आ गई जो हमने प्रेशर डेरिवेशन में किया था, इसको n से फिर डिवाइड किया आपने, और n से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका RMS, तो ½ m u/RMS का स्क्वायर इंटू n। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ गई, ½ mn u/RMS का स्क्वायर।
ये आप काइनेटिक एनर्जी याद रखेंगे, जब गैस लॉस के बारे में डिस्कशन होगा तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है, याद रखना। अब रिलेशनशिप निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच में क्या है, ठीक है। तो देखो प्रेशर क्या हुआ करता था, प्रेशर इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो, अभी तो करवाइए, याद ही होगा, mn/3v इंटू u/RMS का स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को जब डिवाइड करोगे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले तो, PV इक्वल्स टू mn/3 u/RMS का स्क्वायर, ठीक है। इसको और इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे देखो क्या आया हमारे पास, ke/PV इक्वल्स टू, देखो mn से mn खल्लास मर गया, ठीक। तो आपके पास क्या बचा, 1/2 इंटू, ये 3 नीचे आएगा, 1/3 URMS भी मर गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन आ गई, ये क्या आ गया, 3/2। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ गई, 3/2 PV, ठीक। या फिर PV इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, nRT। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ गई, 3/2 nRT, ठीक। देखो सबसे पहली तो बात ये, कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ आपको बता दूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके कोई डाउट ना हो। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल दी, ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से देखना, ये 3/2 nRT या फिर 3/2 PVI है, ठीक। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे, जब पहुंचेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तब जो काइनेटिक एनर्जी है यही कौन बन जाता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यहां पर भी यही बनेगी, इंटरनल एनर्जी, घबराओ मत। और इसको U से दिखाते हैं, और इसका बेटा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है F/2 nRT, ठीक। F होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम। यहां पर बेटा अभी हमने ट्रांसलेशनल मोशन को लिया है, ठीक है, इसलिए F यहां पर 3 रख दिया हमने। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो के लिए होता है 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए, डाया के लिए होता है 5, और पॉली के लिए होता है बेटा 6। तो अगर ये देखा जाए तो ये तो काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस की लग रही है सर, आपने एफ को 3 रखा है। देखो बेटा, अभी हमने यहाँ पर केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दिमाग में केवल इतना डाल के चलो कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम केवल इतना ही याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, 3/2 nRT या फिर 3/2 PV। बस, इससे ज़्यादा बुद्धि नहीं चलानी है, दिमाग नहीं चलाना है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं बनना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप केवल इतना दिमाग चला के चलो, लगा के चलोगे, काइनेटिक एनर्जी यही होगी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल के लिए बेटा जी लिखोगे तो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 RT। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 मोल के लिए। अच्छा, फिर से वही बात आई सर, 1 मॉलिक्यूल के लिए लिख के दिखाओ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल, बहुत आसान है, आप लोग सब इतने होशियार हैं, तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मोल के लिए है तो 1 मोल को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, बस खत्म कहानी। और ये क्या आ गया, 3/2 kT। वाह, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आया है, इसको आप याद रख लो। और के यहाँ पर बेटा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक। तो याद होना चाहिए आपको। तो ये फॉर्मूले कुछ और ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। अब सर कैसे याद होंगे 10 के 10, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, 10 फॉर्मूले अभी से आगे। अरे यार, एक फॉर्मूला याद रखो ना भाई, इसी से तो सारे ड्राइव हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, बात खत्म होगी, काहे के लिए इतना सब याद करना है, ये फर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का भी ये याद रखो, बस सब बना लेना आपने, ठीक है। चलते हैं भाई अपने सवालों की तरफ, ठीक। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। तो पहला ही सवाल आपकी लिस्ट में, 1 करोड़ रुपए के लिए क्या बोल रहा है, देखो सवाल जरा, बहुत आसान है। क्या है, अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स
रियल गैस कब बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरीके से? इफ इट्स बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर हाई, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लो। देखो प्रेशर और टेम्परेचर हाई दोनों नहीं होने चाहिए, प्रेशर को लो होना चाहिए, टेम्परेचर को हाई होना चाहिए। देख लो कैसा, कौन सा वाला इसमें दिख रहा है आपको? प्रेशर इज हाई एंड टेम्परेचर इज लो, नहीं, प्रेशर तो हाई होगा ही नहीं, प्रेशर इज लो, ये रहा डी वाला। ये एजप्शन था काइनेटिक थ्योरी का भाई। अरे यार तुम लोग भरोसा और नहीं करते। लो लो, ये देखो, प्रेशर लो टेम्परेचर ज़्यादा है, बोला था ना क्वेश्चन आएगा। अरे सर हम सो रहे थे, कोई बात नहीं बेटा, अब जाग जाओ। यहाँ देखो इस ग्राफ को देख के आप बताओ जरा, आइडियल गैस जो मैंने पॉस्टुलेट समझाए हैं, ठीक है, क्या उनसे रिलेट करके कुछ हम कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन इक्वेशन है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? इसमें बोला है प्रेशर कांस्टेंट, कर दो प्रेशर को कांस्टेंट, तो V बराबर एन आर अपॉन पी इंटू टी, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो V इज प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक, तो बी टी के बीच में ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। वी टी के बीच में ग्राफ कैसा? स्ट्रेट लाइन, प्रेशर कांस्टेंट, बिल्कुल सही। एक सही है, बाकी तो सब गलत ही हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, गलत होंगे। चलो बी को भी चेक कर लो, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब देखो पी वी और टी के बीच में ग्राफ बन रहा है, ठीक, तो अगर मैं कहूं पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, अगर ऐसा ग्राफ बनना चाहिए तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, वो तो नहीं आ रही। यहां पर क्या पी वी को कांस्टेंट कर दिया है, ये लाइन आ रही है, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, सेम ही तो है। ठीक, ये तो होगा ही होगा नहीं। देखो P और V के बीच में ये लाइन जा रही है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करोगे बेटा तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और ये क्या है? कांस्टेंट K, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। पी वी का जो ग्राफ बनेगा, पी वी का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये T कांस्टेंट है अब, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं भैया। देखो अगर क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हमें करना कैसे है, तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको लिख लिया करो, ठीक है, आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। डेंसिटी आपको बेटा कितनी दी है? 1.25 kg पर मीटर क्यूब। टेम्परेचर बेटा जी कितना दिया है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। ठीक है, वेलोसिटी बेटा कितनी दी गई है? v इक्वल्स टू, आर एम एस वेलोसिटी है तो आप आर एम एस लिखोगे 489 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आर एम एस वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला है जो डेंसिटी वेंटेसी से कुछ कनेक्शन करके कुछ? अच्छा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मॉलिकुलर मास कितना होता है? 28। ठीक है, 28 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, कोई फॉर्मूला है क्या? कोई फॉर्मूला है? डेंसिटी से रिल है, यू आर एम एस इक्वल्स टू √3p/ρ। कुछ कुछ याद आया? ठीक है, ये फॉर्मूला याद आया? ठीक, लगा डालो, क्या दिक्कत है? तो यू आर एम एस इक्वल्स टू √3 इंटू पी। अच्छा प्रेशर ही पूछा है क्या? डिटरमाइन द प्रेशर, ओके कोई दिक्कत नहीं, P अपॉन 1.25। यू आर एम एस कितना है? 489 का स्क्वायर करोगे तो 489 बराबर बराबर 3p अपॉन 1.25। तो P इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा? 489 इंटू 489 इंटू 1.25 अपॉन 3। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। देखो मैंने तो कैलकुलेट कर रखा है और मुझे आंसर भी पता है, तो मैं तो लगा दूंगा भाई, ये वाला आंसर आएगा। ठीक, कैलकुलेट कर लो एक बार, मैं भी कैलकुलेट करके देख लूँ। आप लोग ज़रा कैलकुलेट करिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं तो फ़ोन से करूँगा, कैलकुलेटर से करूँगा। आप लोग कैलकुलेट करिए, गलत तो नहीं आ रहा कहीं? 489 इंटू 489 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 3। हाँ बेटा इतना ही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओहो भाई, यूनिट भी प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। देखो बेटा, जो पुराने
जो पुराना सिस्टम था वहाँ पर एसटीपी पर हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी। देखो एसटीपी का मतलब क्या होता था। अभी देखो मतलब नया कुछ अलग ऐड हुआ है। पुराना वाला मैं आपको ओल्ड वर्जन बता रहा हूँ एसटीपी का। ये कौन सा है? ओल्ड वर्जन। टेम्परेचर बेटा यहाँ पर होता था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। ठीक। प्रेशर होता था बेटा 1 atm, मतलब 10⁵ ठीक। और वॉल्यूम यहाँ पर आता था 22.4 लीटर। आप निकाल सकते हो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगाकर। प्रेशर है, सब कुछ है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लोगे। ठीक है। आर कितना होता है? 8.314 या फिर 25/3। जो भी आपको लेना हो कैलकुलेट कर लो, 22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक। अब जो नया वर्जन आया है, न्यू वर्जन एसटीपी का, टेम्परेचर तो सेम रहता भाई साहब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन। प्रेशर को 1 बार कर दिया गया है। 1 बार मतलब 0.987 पास्कल। ठीक है। तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम में आपको कंसेशन मिल जाता है, 22.7 लीटर। आप निकाल सकते हो इसको भी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी लगाकर। ये मुझे ठीक लगा तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप याद रखना चाहो। वैसे ज़्यादातर अभी भी यही यूज़ होता है। अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए कि एस पर ये प्रेशर इतना वाला आपको लेना है तो ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इससे ज़्यादा सॉल्व करते हैं आजकल भी लोग। अगला क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन अ वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखो वॉल्यूम आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। मैंने कन्वर्जन सिखाया था आपको, वॉल्यूम कन्वर्जन पहले ही सिखाया था। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन। ठीक। एसटीपी पर तो प्रेशर आपको 10⁵ पास्कल ले लो। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो पी वी इक्वल्स टू आपने क्या लगा दिया? एन आर टी। ठीक। पी प्रेशर 10⁵ इंटू वॉल्यूम बेटा आपका कितना है? 10⁻⁻⁶ इक्वल्स टू एन। एन को आप क्या ले सकते हो? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवागाड्रोज नंबर। मैंने ये लिखना सिखाया आपको। आर को मैं 25/3 ले लेता हूँ, इंटू टेम्परेचर को टी ले लेता, ओ सॉरी 273। हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो 10⁻⁻1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3 डिवाइड बाई 25 इंटू 273। ठीक। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये माइनस हो गया, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 0 इंटू 10⁻22 अपॉन 25 इंटू 273। बेटा कैलकुलेट कर लो। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, फिर आपको बताता हूँ। तब तक आप कैलकुलेट करिए, अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करिए। 18.066 डिवाइड बाई 25 273 इंटू 10⁻22। इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 इंटू 10⁻18। इतने मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना जो भी आ जाए आपका आंसर। कॉन्सेप्ट यही है, आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट अ प्रेशर ऑफ 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो देखो बेटा प्रेशर आपको कितना दे रखा है? 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक। आपको वॉल्यूम दे रखा है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। टेम्परेचर आपको दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपको बताना है।
अच्छा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे उससे पहले थोड़ा हम प्रेशर का कन्वर्जन कर लेते हैं पास्कल में, पढ़ना ये दिक्कत देगा, ठीक है। अब आपको याद हो अगर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बेटा किसके बराबर होता था, 10⁵ पास्कल के। इसलिए 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके बराबर होगा, 10⁵ अपॉन 760। इसलिए 10⁻³ किसके बराबर होगा, 10⁵ अपॉन 760 इंटू 10⁻³ और ये कटपिट के एक बिंदी से एक बिंदी गई, 10/76 पास्कल, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक। प्रेशर आपको पता है कितना है, 10/76 इंटू वॉल्यूम बेटा कितना है, वॉल्यूम आपका है 10⁻⁻6 बराबर n/Na इंटू 25/3 इंटू टेम्परेचर 273, ठीक। तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻5/76 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3/25 इंटू 273, ये क्या आ गया, n आ गया। भाई कैलकुलेट कर लेना, देखो इतना कैलकुलेट मैं नहीं करने वाला, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 cm³ ऑफ ऑक्सीजन कैप्ट एट STP, ठीक है, मास निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, STP पर तो टेम्परेचर कितना हुआ 273 केल्विन, प्रेशर कितना हो गया 1 atm, 10⁵ पास्कल। ऑक्सीजन है तो मास कितना हो गया ऑक्सीजन का, 32 इंटू 10⁻³ kg, 32 ग्राम होता है, ठीक। अब लगा दो PV इक्वल्स टू nRT, ठीक। प्रेशर आपका 10⁵, ठीक है। अच्छा मास, मास तो देखो वॉल्यूम कितना है आपका बेटा, वॉल्यूम कितना है ओ 1 cm³, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 बराबर। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिख सकते हो, मास अपॉन मोलर मास, ऐसे भी तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, इंटू 25/3 इंटू 273। अरे ऐसे भी तो करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स को नहीं लिखते हैं क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही तो लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा क्या मोल कॉन्सेप्ट में। तो बेटा मास क्या हो जाएगा, मास, मास ही तो पूछा है ऑक्सीजन का, कितना होगा 10⁵ इंटू 10⁻⁻6 इंटू मोलर मास ऑक्सीजन कितना है 32, 32 इंटू 10⁻³ अपॉन 25 इंटू 273, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसका आ जाता है 1.46 मिलीग्राम, ठीक है, याद रखना आंसर, ठीक, ये आंसर आता है कैलकुलेट करके, ठीक। चलें आगे, चलते हैं अगला सवाल हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस इज इतनी एट STP, कैलकुलेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस, ठीक है, वही है कहानी। देखो PV इक्वल्स टू, इसमें भी PV, अब बेटा मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, क्या क्या डेटा गिवन है आप लिखिए खुद ही, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर है, डेंसिटी को पहले चेंज कर लेते हैं, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसे kg पर मीटर क्यूब में ही हम रख सकते हैं ऐसा यूनिट में, kg पर मीटर क्यूब करोगे तब भी इतना ही निकल के आएगा 1.25, देखो 1.25 इंटू 10⁻³ ग्राम को पहले kg में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई, डिवाइड सेंटीमीटर क्यूब है तो इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया 10⁻⁻6, ये मर गया, तो 1.25 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ गई आपकी रो, ठीक। अच्छा P हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर हमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। PV इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू R इंटू T, मॉलिकुलर वेट हमें जानना है तो मॉलिकुलर मास
मॉलिकुलर वेट, तो P प्रेशर कितना है 1 atm लेना है, STP है भाई, ठीक है। तो 10⁵ इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, देखो इधर मोलर मास ले आए इंटू मास अपॉन वॉल्यूम, जरा ध्यान से देखना, इसका मास और ये वॉल्यूम लेकर आए तो ये डेंसिटी बन गई, इंटू R इंटू टी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, डेंसिटी हमको गिवन है ना, इसलिए थोड़ा डेंसिटी में हमने चेंज किया, ठीक। तो मोलर मास आपका गैस का कितना आ जाएगा, रो कितना है 1.25 इंटू 25/3 इंटू 273 और डिवाइड बाई 10⁵, ठीक। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग लगभग कुछ अप्रॉक्सीमेट 28 ग्राम के आसपास आएगा, जो किसका मास है, नाइट्रोजन का। बेटा मुझे आंसर पता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक। अगला क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कौन सा एजम्पशन नहीं है, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, तो बेटा ये तो एजम्पशन है, मैंने आपको बताया था कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। दूसरा क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी है एजम्पशन काइनेटिक थ्योरी का कि कोई भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं होता था। अगला क्या था, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, ये भी सही है, मतलब चौथा वाला तो यार अपने आप गलती, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव सेम स्पीड, नहीं होगा ये, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गिव्स द फॉर्मूला PV इक्वल्स टू ये फॉर द प्रेशर P एक्सर्टेड बाय अ गैस इंक्लूज वॉल्यूम V, द टर्म NM रिप्रेजेंट, बेटा NM क्या होता था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मास कंटेनर के अंदर कितना है, कौन सा है, द मास ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम B, ये रहा, और कोई देखना ही नहीं है, सब गलत होंगे। अगला क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, अच्छा खासा ये आपका बिल्ड करेगा, ठीक है। बिल्ड क्या करेगा, मतलब आपके दिमाग से खींच लेगा कॉन्सेप्ट खुद से, अगर आपने प्रेशर डेरिवेशन सही से समझा है, ठीक। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब है, ये ABCD और ये EFGH, ठीक, कुछ इस तरीके से क्यूब है और इस क्यूब के अंदर पार्टिकल्स घूम रहे हैं, लेकिन जो EFGH वाला ये वाला फेस है ना, इसके पास कुछ शक्तियां हैं, इसके पास जो भी पार्टिकल आता है खा लेता है उसको, एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है, जाने ही नहीं देता, पकड़ लेता है उसको, ठीक। तो आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। कंटेनर का आपको टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, ठीक। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये देखते हैं कि इस फेस पर कितना प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर प्रेशर की ही बात की गई है यहाँ पर, देखो जरा यहाँ से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पार्टिकल अगर यहाँ पर है, अगर ऊपर जा रहा है कंटेनर में और टकरा के वापस आ रहा है, मान लो ये V वेलोसिटी से गया और -V वेलोसिटी से आया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा फॉर फेस ABCD। देखो मैं तो तुरंत देख के बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फॉर ABCD चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो -mv ये क्या हो जाएगा, -2mv। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 2mv, वही प्रेशर डेरिवेशन से ही हम लेकर आए हैं, 2mv गया और आया, v से गया -v से आया, चेंज इन मोमेंटम इतना पर सेकंड। अगर फोर्स निकालोगे तो डेल्टा P ओवर डेल्टा T, मतलब 2mv ओवर डेल्टा T, ठीक। और प्रेशर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2mv ओवर डेल्टा T इंटू एरिया ऑफ द फेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं फेस EFGH, फेस EFGH, इसमें देखो पार्टिकल आया, टकराया और खत्म, मतलब इनिशियल मोमेंटम तो है यहाँ पर m इंटू वी, फाइनल मोमेंटम बेटा कितना हो गया, 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, mv ही आ जाएगा, p फाइनल माइनस mv आएगा, हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डेल्टा p। तो फोर्स क्या आएगा, F बराबर डेल्टा p ओवर डेल्टा t, मतलब mv अपॉन डेल्टा t, और प्रेशर क्या आएगा, mv अपॉन डेल्टा t, फोर्स अपॉन एरिया, ये रहा प्रेशर। तो जरा ध्यान देखो,
ए बी सी डी पर प्रेशर ई एफ जी एच के कंपैरिजन में दोगुना लग रहा है, दोगुना। देखो जरा ध्यान से, ठीक, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो जरा, द प्रेशर ऑन द ई एफ जी एच वुड बी जीरो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, आके टकरा तो रहा है। दूसरा क्या, द प्रेशर ऑन ऑल द फेसेस विल बी इक्वल, ये भी बात गलत है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, आपके सामने मैंने प्रूफ किया। द प्रेशर ऑन द ई एफ जी एच वुड बी डबल द प्रेशर ऑन ए बी सी डी, मतलब ई एफ जी एच पे डबल प्रेशर है ए बी सी डी के कंपेरिजन में, ये भी गलत बात कर रहा है। सही बात कौन कर रहा है, ये वाला ऑप्शन, ठीक, कि ई एफ जी एच पर आधा प्रेशर लगेगा ए बी सी डी के कंपेरिजन में। बहुत अच्छा सवाल था, आप खुद से बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अगला सवाल देखो, व्हेन अ ट्रक, देखो बहुत अच्छा सवाल है। एक ट्रक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोड पे जा रहा है और आपसे उसके अंदर गैस भरी हुई, आपसे पूछा गया क्या कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का, बिल्कुल नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कंटेनर जा रहा है तो बिल्कुल भी ना टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा ना डिक्रीमेंट होगा। हाँ, कोई एक्सेलरेटेड मोशन है तब की कहानी अलग है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप चुपचाप ये टिक लगा दीजिए, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, टू गैसेस आर एट एब्सोल्यूट प्रेशर, देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दो गैसेस हैं, टेम्परेचर 350 और 300 केल्विन है, ठीक है। रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा। अरे भाई, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, 3/2 के टी, तो के ई वन अपॉन के ई टू का रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 के टी वन कितना है 350 अपॉन 3/2 इंटू के इंटू टी टू कितना है 300, काट पीट मचा दो तो क्या आ जाएगा 7:6 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बहुत आसान था, क्या ही था इसमें क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी प्रेशर डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करेगा आपको क्वेश्चन, अगर वो नहीं आता होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो क्या बोला जा रहा है, एक कंटेनर है, उसके अंदर हीलियम गैस है, ठीक है, और वो हीलियम गैस जाके एक दीवार से टकरा रही है, बहुत सारे मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। वो आपको बोला गया है कि दे मेक 500 कोलिजन विद द वॉल इन ईच सेकंड, हर एक सेकंड में वो कितने कोलिजन कर रहे हैं 500 सेकंड, 500, ठीक। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस, अब गैस का आपको टेम्परेचर बताना है, ठीक। करते हैं, बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। 500 कोलिजन एक सेकंड में बोल रहा है, ठीक है, तो 500 कोलिजन्स, कोलिजन्स कितने सेकंड में हो रहे हैं 1 सेकंड में। तो एक कोलिजन में टाइम टेकन फॉर 1 कोलिजन कितना लगेगा 1/500 सेकंड, ठीक है। एक कोलिजन में हमने टाइम निकाल लिया और एक कोलिजन का टाइम हम पहले भी निकाल चुके हैं। कौन सा वाला, देखो जरा यहाँ पर, अगर आपको याद आए थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या, पूरा याद आएगा, चिंता मत करो। ये देखो, ये रहा टाइम फॉर 1 कोलिजन, ये रहा टाइम फॉर सिंगल कोलिजन, ठीक है, ऊपर भी लिखा है टाइम टेकन फॉर 1 कोलिजन, ठीक। तो ये हम पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर दे ही रखी है, तो टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2L अपॉन यू, यू आर एम एस, ठीक है। तो 2L कितनी है, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन यू, ठीक है। टाइम आपके पास ये दोनों इक्वल होंगे भाई, टाइम टेकन फॉर 1 कोलिजन इतना लग रहा है और ये भी टाइम टेकन फॉर 1 कोलिजन है, तो 1/500 बराबर 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन यू, तो यू बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपके पास, वेलोसिटी आपने निकाल ली। अच्छा सर, हमने वेलोसिटी क्यों निकाली, क्योंकि देखो टेम्परेचर का सीधा रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन लाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपको अच्छे से पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mU², ठीक है। और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपको ये भी पता है 3/2 kT। क्या आपस में ये बराबर नहीं होंगे, अरे बिल्कुल होने चाहिए। U की वैल्यू हमको पता है, M हमको पता है,
ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास हमको पता है, तो काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होनी चाहिए, तो हाफ इंटू एक मॉलिक्यूल का मास। देखो एक मॉलिक्यूल जो हीलियम है वो 4 AMU मास रखता है, और इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ये हो गया kg में कन्वर्ट। तो हाफ m की जगह क्या डालोगे, 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 u कितना बेटा 20 का स्क्वायर बराबर 3/2 इंटू के कितना है बेटा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टी तो चाहिए हमको, इंटू टी, 2 से 2 मर गया। ठीक है, तो टी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 4 × 400 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 3 × 1.38 इंटू 10⁻⁻23 केल्विन। बेटा कैलकुलेट कर लेना अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अच्छा क्वेश्चन था तो आप इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या बोल रहा है कि एक गैस है जो क्लोज वेसल में रखी हुई है और उसका टेम्परेचर P0 है। इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स बी मेड हाफ, सारे मॉलिक्यूल्स के जितना भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास क्या कर दिया गया हाफ, और उनकी स्पीड दोगुनी कर दी गई। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ प्रेशर क्या होगा। अरे हलवा सवाल है यार। देखो प्रेशर और वेलोसिटी का यहाँ पर रिलेशन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला जो प्रेशर का वेलोसिटी के टर्म्स में था। कौन सा वाला, P = mn/3 और URMS का स्क्वायर। इनिशियल प्रेशर बेटा P0 था, mn/3 और URMS का स्क्वायर, पहली इक्वेशन। बाद में बेटा प्रेशर देखो कितना होगा, मान लिया P डैश, जब मॉलिक्यूल के मास को आधा कर दिया गया और वेलोसिटी को दुगना कर दिया गया, तो 2 × URMS का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ठीक है, इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो भैया, इससे ये मर गया, तो आपके पास क्या बचा, P0/P डैश इक्वल्स टू URMS, सॉरी URMS से URMS कट जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास 1/1/2 इंटू 4, तो ये क्या आ गया 2 × 2 = 4, तो P डैश बराबर 2P0। अच्छा खासा क्वेश्चन था, 2P0। ठीक, आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। देखो अभी बेसिक काइनेटिक थ्योरी चल रही है, सब PV = nRT पर ही क्वेश्चन है। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे जब इक्वेशन ऑफ स्टेट गैस लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद RMS वेलोसिटीज पर भी मैंने क्वेश्चन कराए ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आपको केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी है काइनेटिक थ्योरी की, कि आपको इक्वेशन लगाने आ जाएं। ठीक है, फिर हम अच्छे खासे लेवल पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद मीन काइनेटिक एनर्जी इतना पर मॉलिक्यूल इतना। देखो आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दे रखी है कितनी, 2 × 10⁻⁻9 जूल। ठीक, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि 1 लीटर गैस में, 1 ही लीटर है ना ऑफ एन आइडियल गैस, 300 केल्विन टेम्परेचर, जहां पर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी इन सारे मॉलिक्यूल्स को निकाल लूं और एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। बहुत आसान है, तो वही लगा दो यार। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, 3/2 PV सारे मॉलिक्यूल्स की, तो 3/2। प्रेशर भाई साहब कितना आपके पास 2 ATM, तो 2 × 10⁵ पास्कल इंटू 3/2 PV, V 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये आपके पास कितना आ गया, 2 से 2 मर गया, 3 × 10⁻² जूल्स। ठीक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है 3 × 10⁻² डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁻9, ये 1.5 कितना आ गया 1.5 × 10⁻11
ऐसा कोई है क्वेश्चन? ओ ऑप्शन ये रहा, लगा दिया। चले आगे, आसान था ये भी बेटा। अगला सवाल देखो, बोल रहा है, सवाल बहुत अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ो इसको। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स गैस के कितने हैं? 10⁻26। और हर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 10⁻26 kg। अब वो बोल रहा है कि ये सारे के सारे गोले की तरह सीधे जा रहे हैं और सामने एक सरफेस है, इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इससे जाके टकरा रहे हैं ढेर सारे पार्टिकल्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस एरिया पर, सरफेस एरिया पर, ये मॉलिक्यूल्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं। देखो ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, प्रेशर डेरिवेशन। ठीक है भाई, ठीक। यहां पर देखो आप क्या निकालोगे? चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, वही डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फाइनल प्रेशर कितना है आपका? देखो जरा ध्यान से, वेलोसिटी कितनी है बेटा? 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास, अब सारे पार्टिकल्स का मास लोगे तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10⁻26 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, टोटल मास आ गया ये, सारे पार्टिकल्स और एक पार्टिकल का मास को मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मास आ गया। ठीक है, इनटू वेलोसिटी को जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 इंटू 10⁴। अरे यार, स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रेशर डेरिवेशन किया था, उसमें चेंज इन मोमेंटम कितना आता था? -2 mv। तो वही तो लिखा है, -2 ये टोटल मास इंटू वी, बस कितना आ गया? -2 इंटू 10⁴। और हम तो केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 2 इंटू 10⁴ kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया मोमेंटम। अब फोर्स निकालोगे, फोर्स तो पर सेकंड, पर सेकंड इतने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो फोर्स क्या आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा फोर्स, 10⁴ न्यूटन। ठीक है, अरे चेंज इन मोमेंटम अपॉन 1 सेकंड से डिवाइड कर दो तो हमारे पास फोर्स आ गया। अब प्रेशर आपको निकालना है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? 2 इंटू 10⁴ और एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, तो 1। तो कितना आ गया? 2 इंटू 10⁴। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल विल बी, अच्छा ऑर्डर ऑफ, तो ये रहा, इसके ऑर्डर का हो जाएगा हमारे पास। कहानी खत्म, बहुत आसान था। चला आगे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे प्यारे प्यारे एडवांस के डाले थे एंड में। ठीक है, आप जरा पढ़िए तब आपको मजा आएगा। क्या बोल रहा है? एक कंटेनर है, उसमें एक नाइट्रोजन है और कौन सी है? आर्गन। 2 गैसेस हैं और उसके अंदर घूम रही हैं। ठीक, अच्छा, वो कंटेनर को हमने रूम टेम्परेचर पर फिक्स रख दिया है। ठीक, अब उसमें ना तो कोई मोशन हो रहा है, कंटेनर को ना हिला डुला रहा है ना कुछ, बस रूम टेम्परेचर पर लाकर रख दिया है। अब आपके सामने ये ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन देख के बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज तभी करती है जब टेम्परेचर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो। यहाँ पर तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? सारे मॉलिक्यूल्स की मैं देखूँ तो फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ना तो इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ये भी नहीं है भाई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो तब करेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब मैं एक कंडीशन बताता हूँ आपको कि कंटेनर के अंदर ऐसा होगा कि ये रहे आर्गन के मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसी के अंदर होंगे ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल। अब ये आपस में कोलिजन तो कर ही रहे होंगे। एक ऐसा एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखो टोटल एनर्जी ऑफ द कंटेनर विल बी कंजर्व, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, और एनर्जी इनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर ये मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और इसी के सामने मान लो अचानक से एक आर्गन का मॉलिक्यूल आ जाता है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ये आपस में टकराएंगे, तो वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा। मतलब हो सकता है कि टकराने के बाद इसके पास 5 आ जाए, इसके पास ये नाइट्रोजन का है, ये आर्गन का है, तो नाइट्रोजन वाले के पास कितनी आ जाए? 5 आ जाए, और आर्गन वाले के पास कितनी चली जाए? 10 चली जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक की वेलोसिटी बढ़ सकती है, एक की वेलोसिटी घट सकती है।
एनर्जी कंजर्व रहेगी यहाँ पर, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, किसी की ज़्यादा किसी की कम हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला ऑप्शन पढ़ो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आर्गन मॉलिक्यूल में इंक्रीज एंड दैट ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में डिक्रीज। बिल्कुल, एक की बढ़ सकती है, एक की घट सकती है, ऐसा भी हो सकता है। देखो नीचे वही लिखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इंक्रीज, नाइट्रोजन की भी बढ़ सकती है और आर्गन की घट सकती है, दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है। मोर देन वन करेक्ट था ये, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है, समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से सुनिए, ठीक। इसको अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, एडवांस लेवल का समझिए इसको, ठीक। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट एनटीपी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज आर द सेम फॉर बोथ द गैसेस। कौन सी क्वांटिटीज सेम होंगी? तो पहली क्वांटिटी क्या है? एवरेज मोमेंटम पर मॉलिक्यूल। क्या ये दोनों गैस के लिए सेम होगा? कौन कौन सी गैस है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बिल्कुल बेटा सही होगा कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको याद हो तो कंटेनर के अंदर जीरो होती है गैस की, याद रखना ही है अगर ना पता हो। वैसे मैं मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी जब पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगा और अच्छे से, लेकिन आप याद रखिए कि एवरेज वेलोसिटी कंटेनर की क्या होती है? जीरो होती है, ठीक। जो भी उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, तो एवरेज मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा। तो पहला तो ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये भी क्या होंगी? बराबर होंगी, बिल्कुल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी पर मॉलिक्यूल? 3/2 kT। अरे ठीक है, टेम्परेचर सेम है, एक मॉलिक्यूल की पर मॉलिक्यूल एनर्जी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? 3/2 PV। तो पर यूनिट वॉल्यूम, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, V से भी कट गया तो 3/2 P। भैया पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, तो प्रेशर क्या है? दोनों गैसेस का सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, ठीक। ये भी, ये भी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, देखो पर यूनिट मास काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी क्योंकि दोनों का मास आर्गन और ऑक्सीजन का अलग अलग है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं कि एक और बचा हुआ है? हाँ, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर? ठीक, सबसे पहले तो इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक। काफ़ी मेहनत की है मैंने, काफ़ी सारा डेटा दिया आपको, काफ़ी सारा कंटेंट दिया है। अब अगला लेक्चर भी हमारा इसी सीरीज़ में है, देखो सेकंड लेक्चर भी गैस लॉज वगैरह हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो बाद की चर्चा है। फिलहाल तो अभी इसको आप दोबारा से पढ़िए, ठीक है, और बेसिक्स जानिए काइनेटिक थ्योरी के। अच्छा खासा वेटेज रहता है बेटा इसका मेंस में, और नीट में भी एक दो सवाल पूछ ले जाते हैं, 3 सवाल तो आ ही जाते हैं काइनेटिक थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स से, तो बेसिक रहेगा तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहीं पर क्लोज करते हैं, देखो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर आपसे इसी वक्त, तब के लिए नमस्कार।